उनके जो मजहबी वोट्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं? फिर इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, खुर्द-बुर्द कर रहे थे, उनके हितों पे कुठाराघात है। वो लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज दो मुद्दों पर महाभारत होगी। जिन दो मुद्दों पर आज मैं महाभारत करने जा रही हूं वो दोनों प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। पहला, वक्फ पर कैसे धमकी दी जा रही है, कुर्बानी देने की धमकी, नतीजे भुगतने की धमकी। और दूसरी, औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं। एक तरफ मुसलमानों का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है। आज दोनों पर महाभारत करूंगी, ये दोनों ही आज आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि वक्फ को लेकर कैसे धमकी दी जा रही है। वक्फ पर आज जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी बड़े नेता थे। उन्होंने आमंत्रण दिया था और नेताओं को कि यहां पर पहुंचिए, हमारा साथ दीजिए और वक्फ के खिलाफ सड़क पर उतरिए। लेकिन यहां प्रदर्शन तो हो रहा था, लेकिन प्रदर्शन में आए आम लोगों को पता ही नहीं था कि वक्फ बिल क्या है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वक्फ बिल का विरोध क्यों हो रहा है। हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा तो वो माइक दूसरी तरफ करते नजर आए, आंखें मोड़ते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि जिन आम लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ बिल क्या है, उसका नुकसान क्या है या फिर उससे फायदा क्या है, उन्हें जुटाकर यह धमकी क्यों दी जा रही है? क्योंकि वक्फ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आयोजन किया उसमें कुर्बानी देने की धमकी दी जा रही है, उसमें नतीजे भुगतने की धमकी दी जा रही है। इस देश में एक संवैधानिक तरीके से अगर कानून आएगा तो क्या सड़क पर उतरकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन ठीक है, जायज है? आज सवाल यह पूछा जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा की गई है, क्या इस पूरे प्रदर्शन को आम मुसलमानों का प्रदर्शन कहा जा सकता है? क्योंकि इस भीड़ में लोगों को तो पता तक नहीं है कि वो प्रदर्शन के लिए क्यों आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वो धमकी सुना देती हूं, आपको सुनाती हूं कि कुर्बानी देने की बात कैसे की जा रही है इस विरोध प्रदर्शन में। जरा सुनिए। आज का जो ये एहतजाजी मुजाहिरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ्फुज के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ्फुज के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आपने सुना कि वक्फ को लेकर प्रदर्शन में कुर्बानी देने, कुर्बानी लेने की बात तक कही जा रही है। आज की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। आज असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं, इस वक्फ के प्रदर्शन में पहुंचे और वहां से भी हुंकार भरी है। वहां से एक बार फिर से मुसलमानों से कहा कि यह प्रदर्शन आपका है। मैं आपको दिखा रही हूं कि वहां पहुंचे मुसलमानों को इस बात का इल्म नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कि वक्फ बिल है क्या। लेकिन उन सबको इकट्ठा कर क्या ये सियासतदान सिर्फ सियासत कर रहे हैं वक्फ के नाम पर? असदुद्दीन ओवैसी को देखा आपने, वहां समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी पहुंच गए समर्थन देने, क्योंकि आज कहा गया था जो लोग समर्थन में हमारे साथ आइए। ये तस्वीरें देखिए, अवधेश प्रसाद मंच पर थे, वहां से संबोधित कर रहे थे। यानी वक्फ बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी है, ये बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। लेकिन इनके विरोध में मुसलमानों के बीच से ही आवाज उठ रही है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भटका हुआ बता रहे हैं और राजनीतिक दल कैसे उसका फायदा उठा रहे हैं ये बता रहे हैं। जरा सुनिए। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में
उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई मामलात से भटक गया और समाजी मामलात से भी भटक गया, और अब हालात ये हैं, ऐसा लगता है, जाहिर होता है कि बोर्ड को सियासी लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है, और ये हाईजैक करना खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए एक न एक दिन घातक साबित होगा। तो आपने सुन लिया कि मुसलमानों के बीच से ये आवाज उठ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से सियासत का शिकार हो रहा है, कैसे आम मुसलमान का फायदा उठा रहा है। मैं आपको दिखाती हूं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि आज हमारी सहयोगी अनामिका ने बहुत से लोगों से, प्रदर्शनकारियों से वहां बात की, जिन्हें यह पता नहीं था कि वो प्रदर्शन में आए क्यों हैं, जिन्हें यह पता नहीं था कि वहां वक्फ बिल को लेकर क्या जानकारी है, वक्फ बिल है क्या, उसका विरोध क्यों है। जरा ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों से परिचय कराऊंगी। महाभारत आज इसी पर कर रही हूं, जरा सुनिए। संशोधन विधेयक का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट? हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता, नहीं जाना तो कहाँ से। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पता नहीं, उनसे बात कर लो बल्ले जाके। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं संशोधन विधेयक? मैडम को मालूम करो ना मैडम, प्रोटेस्ट करने तो करो ना। हाँ, स्टेज पर मालूम करो, बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टेज पर बता रहे वो, आप लोग भी तो किस लिए आए, स्टेज पर बता रहे। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये जो है सरकार जो है गलत कर रही है? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये और इसे मालूम कीजिए आप। तो अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध का हिस्सा नहीं, आप किसी और से मालूम कीजिए। संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? नो कमेंट। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी को आप देख सकते हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब को आप देख सकते हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ फैज खान भी जुड़ेंगे, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और राशिद शरीफ साहब जो कि साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। मैं एक बार सीधे वारिस साहब आपके पास शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज प्रदर्शन तो बड़ा हुआ, सड़क पर सब उतर आए, आपके नेता भी वहां पहुंच गए ओवैसी साहब, और एक बार फिर उन्होंने उसी लहजे में कहा कि मुसलमानों का सब छीन लिया जा रहा है, इसके खिलाफ विरोध करना है। लेकिन जो आम लोग पहुंचे थे सर, उन्हें यह पता तक नहीं है कि विरोध क्यों हो रहा है, उन्हें पता नहीं है वक्फ बिल क्या है, कौन उन्हें बरगला कर रहा है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी ये जो बिल लाई है असंवैधानिक है, इसको फौरन वापस लिया जाए। इन नारों से आज गूंज गया पूरा जंतर मंतर, ये नहीं पूरा देश। और वहाँ जितने आए थे, सुचेरा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबको पता है, और सब आए थे अपनी नहीं पता है सर, नहीं पता है, जिसको बीजेपी हड़प करना चाहती है। अरे सर आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, नहीं पता है, हड़प करना चाहती है। सुनिए, इतने लोगों से बात की हमने, उन्होंने माइक दूसरी तरफ कर दिया, वारिस साहब कहा उनसे पूछ लो, हमें नहीं पता है। यही तो पूछ रही हूँ, कौन से सियासतदान है जो उन्हें प्रदर्शन में ला रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। बीच में टोक के नहीं, मैं अच्छा खासा बोल रहा था, आपने बीच में टोक के अक्के डिबेट की सत्यानाश कर दिया। अरे सर मैं अच्छा बोल रहा था, आपने अक्के डिबेट को बीच में अपनी बस सिर्फ अपना ओवर इंटेलिजेंस दिखाने के लिए आपको टोके तो वो डिबेट खराब करना है। आराम से हाँ, आपको टोके तो वो डिबेट हो गया खराब। देखिए अच्छा खासा लाइन पब्लिक को समझ में नहीं आएगा अब क्या हो रहा है। बोलिए, फिर से शुरू करूंगा, लेकिन मैं बोलिए ना, बोलिए। तानाशाही नहीं चलेगी, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये जो बिल लाया है भाजपा सरकार ने, पूरा संवैधानिक है। भाजपा सरकार इस बिल को फौरन वापस ले। इन नारों से आज गूंज गया पूरा जंतर मंतर और पूरा देश। और क्योंकि वहां जो लोग आए थे उनको पता है वो किस लिए आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट रखा था वहां, वक्फ की जमीन जो मुसलमानों का अधिकार है उसको बचाने के लिए। बीजेपी सरकार की नीयत में खोट है, ये पूरा देश, पूरा मुसलमान जान चुका है, क्योंकि वो संविधान इस तरह का संशोधन बिल लाकर हम मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को, हमारे कब्रस्तानों को हड़प कर लेना चाहती है। क्योंकि आपको पता है 44 अमेंडमेंट है इस बिल में, वो तमाम के तमाम अमेंडमेंट सिर्फ एक ही तरफ दर्शाता है कि किसी भी तरह से मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति है इसको सीज कर लिया जाए, इसको यूसरअप कर लिया जाए, इसको हजम कर लिया जाए। जेपीसी की कमेटी आपने बनाई, जेपीसी की कमेटी पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर, अगर एक जेपीसी के तहत काम हो रहा है, एक देश की संसद के तहत काम हो रहा है, संविधान की दुहाई देने वाले
पैराग्राफ वहाँ पर कौन कुर्बानी धमकी दे रहा है? वहाँ पर कुर्बानी देने संविधान- और नतीजे भुगतने की धमकी दे देंगे। कोई धमकी नहीं दे रहा वाह है। भाई वाह, ये संविधान की अच्छी राह है सर, ये नहीं, संविधान कोई की धमकी अच्छी नहीं दे राह रहा है। है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, ये अधिकार नहीं दिया है सर कि आप धमकी दें वहां सड़क पर कानून के बैठकर। दायरे में ये रहकर अधिकार किसी को नहीं प्रोटेस्ट होता करें। कि आप धमकी हम दें। कायदे कानून के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट कानून कर के रहे हैं। दायरे में रहकर। तो मैं एक बार किसी को शहजाद क्या के पास तकलीफ जा है? नहीं, किसने धमकी दिया? किसने धमकी दिया? आपको सुनवाती हूँ, अभी बताइए ना, सुनवाती अगर हूँ। अपना शहजाद हक जी, मानना को धमकी बोलते हैं, अगर सरकार कुर्बानी की दे देंगे नाकामयाबी शहजाद को जी। सरकार का सुनिए, गलत सुनिए, कानून सुनिए। लाने वाले वारिस साहब, अगेंस्ट वारिस जाने साहब को जरा सुनिए। धमकी बोलेंगे क्या? कुर्बानी अगर सरकार देंगे, बदमाशी कुर्बानी करेगी, लेंगे। डिक्टेटरशिप करेगी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, और मुझे लगता है आप रोजे से भी होंगे, तो कभी कभी परिचय भी दे दीजिए कि रोजा आप फॉलो करते हैं। जाएगा इस बिल का पुरजोर प्रोटेस्ट किया जाएगा। सर वो सियासतदान कर रहे हैं, पर ठीक है, मैं शहजाद के पास जा रही हूँ। वारिस साहब सुनिए जरा, बिल वापस नहीं कौन उस बिल के खिलाफ कौन खड़ा है ये बताइए जरा शहजाद। आम मुसलमान तो नहीं है। देखिए, अब मैं वारिस भाई से केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 7 से 8 मिनट उनकी बातें नॉन स्टॉप सुनी है, वो भी रोजे से हैं, हम भी फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से और बिना हस्तक्षेप के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक एक करके जवाब रोजा देते है कि नहीं? पहला हैं। अरे भाई आप पहले, अच्छा ठीक है, पहले ऐसा है, रोजा छोड़ दो आप, गणपति बाप्पा मोरिया मत बोलना, आपको पकड़ लेंगे आपके पार्टी वाले। आप सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, थोड़ा कान का भी इस्तेमाल कीजिए, कान 2 है मुंह 1 है। हाँ, आप उल्टा ही करते रहते हैं। सुनिए, अब ऐसा है वारिस भाई, सबसे पहले तो वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान फिर से काम पर। यही वारिस भाई 7-8 महीने पहले आते थे डिबेट में, सुचारिता ये सीए आ जाएगा, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। एक नागरिकता छिनी क्या आपकी? अब यही बोल रहे हैं कि मस्जिदें छिन जाएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वारिस साहब मुझे ये बता दीजिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बीजेपी ने बनाई क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट रहमान खान की कोई बीजेपी वाला है क्या? जो दरगाह के सज्जादा नशीन ने रिकमेंडेशन दी कि ये वक्त में संशोधन होना चाहिए, ये मुसलमान है या ये बीजेपी के है क्या? ये मुसलमानों ने ही किया, क्योंकि आज जो डिबेट है ना, हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये है गरीब मुसलमान बनाम लैंड ग्रैबर। 9 लाख एकड़ की, मतलब मुंबई में जहां रहते हैं ना वारिस भाई, उसका 9 टाइम मल्टीप्लाई करो, उतनी जमीन वक्त के पास, इनकम 200 करोड़, सब जेब में जा रहा है अमीर मुसलमानों की। गरीबों को, यतीमों को जो है उनको कुछ नहीं मिला। अब दूसरी और आके सुन लीजिए सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वक्त की सुनिए प्लीज सर, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। वारिस भाई ये लड़ाई, अरे नहीं शहजाद भाई, ये लड़ाई वारिस भाई मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुनता एक एक करके। वारिस साहब ठीक है, वो अभी आपने 2 सवाल पूछे, 2 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। पहला उन्होंने बोला कि किसने भड़काओ भाषण दिया है। सुनिए, शाहीन बाग बना देंगे, शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोला था। दूसरा आज का बयान है मोहम्मद अदीब, हश्र दिखा देंगे जेपीसी चेयरमैन को, हश्र दिखा देंगे सांसदों को जो इसको पारित करते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अब हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, तो ये भी तस्दीक करेंगे मेरी बात का। अभी वारिस भाई ने बोला है वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। हाँ, बोला। वारिस भाई अगले 30 सेकंड आपके, कुरान पाक में वक्फ एक्सप्लिसिटली कहां पर मेंशन्ड है बताओ? ओमान में, लिबिया में, टूनिसिया में, इजिप्ट में नो वक्फ एक्ट। क्या वो अन इस्लामिक है क्या? एक बार पहले तो ये डिबेट शुरू होने से पहले बताओ वक्त कहां लिखा है? किस सूरा में, किस चैप्टर, किस वर्ष में कोट करो कुरान में? वक्त कहां लिखा है जरा कोट करो। आपको चैरिटी की वेयर इज वक्त? कोट। चैरिटी का मतलब पता है आपको? अगर मेरा मर्जी चाहे मैं चैरिटी के अंदर मेरी जमीन दे दूं किसको, दैट इज कॉल्ड अ वक्फ। यू नो दैट? अरे भाई, वक्त के बारे में अगर वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त, ये वारिस पठान का प्रिंसिपल है, इस्लाम का प्रिंसिपल है। क्या तकलीफ है? अगर इस्लाम का प्रिंसिपल है तो कोट करो ना भाई, हमारी जमीनें कोट तो करो। हमारी कब्रिस्तान जिसमें हमारा बेवा हो, ठीक है, यतीमों का अधिकार है। एक सेकंड, मैं दर्शकों को केवल बता दूं, मैं नहीं, एक सेकंड वारिस भाई, इतना हो अल्लाह नहीं। वारिस भाई, ये MIM की मीटिंग नहीं है, ये शाहीन बाग भी नहीं है, ये कुरुक्षेत्र कहलाई, शो कुरुक्षेत्र है, सॉरी ये महाभारत है शो, ये शो का नाम महाभारत है। सुनिए, अभी कुरुक्षेत्र बना रहे हैं। मैं एक बार शहजाद जो आप बात कह रहे थे, मैं उसको जरा एक बार मैं जरा चला देती हूँ। वारिस साहब जरा सुनिए इसे। वारिस साहब मैं जा रही हूँ, आप भी सुनिए, भाटी जी आप भी सुनिएगा जरा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को कैसे धमकी दी गई है, क्योंकि वो जेपीसी को लीड करते हैं। वक्फ बिल पर मोहम्मद अदीब ने यह धमकी दी है, बिल पास हुआ तो नतीजे दिखा देंगे। अब इसका क्या मतलब है? बिल पास हुआ, जो शहजाद अभी कह रहे थे, बिल पास हुआ तो नतीजे दिखाएंगे, ये कह रहे मोहम्मद अदीब। वो कह रहे AIMCR के अध्यक्ष है मोहम्मद अदीब। जरा एक बार जरा सुन लीजिए वारिस साहब, ये सुनकर फिर जवाब दीजिएगा। आपने अभी मुझसे पूछा था धमकी कौन दे रहा है, सुनिए जरा। जगदम्बिका पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें
कि क्या हश्र होता है उनका, और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है उसको हम दिखाएंगे। क्या हश्र होता है उनका क्लियर कट धमकी है, इससे ज्यादा साफ धमकी की आवश्यकता क्या है? और वारिस भाई, कुरान पाक में कहाँ वक्फ मेंशन है वो छोड़ दीजिए, पर बताइए ताजमहल भी वक्फ हो गया क्या? महाकुंभ की जमीन भी वक्फ हो गई जो वक्फ से और इस्लाम से पहले की चीज है? ये बताइए विजयपुरा की किसानों की जमीन भी वक्फ की हो गई, सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी वक्फ का हो गया, फोर्ट विलियम भी हो गया, ईडन गार्डन भी हो गया। ईडन गार्डन आपके नेता ने बोला, और इनकी जानकारी देखिए आपने। अरे भाई बीच में क्यों आप बीच में बोलते हैं? इतना क्यों बीच में आप बॉम्ब की तरह झूठ बात फैला रहे? अरे आप वारिस साहब, अभी आपने धमकी की बात पूछी थी। वारिस साहब, मैंने ये बयान आप ही के लिए सुनवाया है, मैंने आपके लिए ही ये बयान सुनाया है। जगदम्बिका पाल का क्या हश्र होगा बता देंगे। इसका क्या मतलब है सर? आपके नेता वहाँ बगल में बैठे थे इस बैठक में। फिर धमकी के वर्ड के ऊपर बात करो। नहीं, ये धमकी है कि नहीं है? नहीं, आप दो। जगदम्बिका पाल का क्या हश्र होगा हम बता देंगे। धमकी नहीं है भाई। ताजमहल का क्या जिक्र? इफ दिस इज नॉट धमकी देन व्हाट इज धमकी? ये धमकी नहीं तो ये क्या? ये मोहब्बत का पैगाम है, ये शांति का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है क्या? ये क्या बोले जा रहे भाई? रास्ते पे उतर सर तन से जुदा इज नॉट धमकी। क्या है गलत? हश्र दिखा देंगे तुमको इज नॉट धमकी। तो क्या धमकी क्या है? तो क्या गलत है बताओ मेरे को। इसमें कोई गलत नहीं है। एक मिनट वारिस साहब को, तुमको हश्र दिखा दूंगा। और देश के गद्दारों को डैश धमकी उसको बोलते हैं। देश के गद्दारों को बोलना तुम्हारा हाल करेंगे, मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, पार्लियामेंटियन को बोलना तुम्हें हश्र दिखा देंगे, धमकी नहीं है। ये गजबे है, गजबा है ये तो एकदम अलग ही है। मैं आपके लिए, मैं वारिस साहब, मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए वारिस साहब, भाटी जी बैठे हुए हैं, मैं जरा उनसे पूछ लेती हूँ इस लहजे को क्या कहा जाता है। जगदम्बिका पाल को बता देंगे, हश्र बता देंगे, भाटी जी कह रहे हैं हश्र बता देंगे अगर ये बिल पास करके तो दिखाओ। अब मुझे सिर्फ ये बताइए ये धमकी है कि नहीं है? सीधा सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आप इधर आओ। नहीं देखिए, बात आपने कहा सिंपल और सीधा सवाल पूछ रही हूँ, तो बहुत ही सिंपल और सीधा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक बिल लाना चाहती है वक्फ संशोधन का, जो कि मुस्लिम समाज से संबंधित है। हाँ। और मुस्लिम समाज को सरकार की नीयत पर विश्वास नहीं है। मुस्लिम समाज को लगता है कि ये हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, वक्फ में अपनी घुसपैठ करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का तकाजा ये है कि अल्पसंख्यक समाज को अगर विश्वास नहीं है तो उसको डिले कर दिया जाए। और इसके लिए जेपीसी भी बनी। जेपीसी ने 44 संशोधन सुधारे, सरकार उन्हें मान नहीं रही, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, तानाशाही पे अड़ी हुई है, बिल लाने पे अड़ी हुई है। अब आपने सुचरिता जी कहा अपने वक्तव्य में कि संवैधानिक तरीके से बिल लाया जा रहा है, तो विरोध भी तो संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। ये भी तो देश की जनता का, देश के नागरिकों का हक है। संविधान हमें हक देता है विरोध प्रदर्शन करने का, सड़कों पे नारे लगाने का। सर मैंने आपकी बात मान ली। जो आप जिसे धमकी कह रही हैं उसमें ये कहा गया है। सर मैंने आपकी बात मान ली। मैं तो जानती हूँ कि आप सीधे खरी खरी बोलते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछा, क्योंकि वारिस साहब इसे धमकी नहीं मान रहे हैं शायद। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि देश के सांसद को ये कहना कि पास करके तो दिखाओ तो बता देंगे हश्र क्या होता है, ये धमकी नहीं है क्या? भाटी जी को ये धमकी नहीं लग रही? नहीं, ये बिल्कुल आंदोलन की आम भाषा होती है कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। बहुत बढ़िया है सर। सर देखिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ भाटी जी। भाटी जी अक्सर आपसे सहमत होती हूँ कई बातों पर, ये आपको आम भाषा लग रही है आंदोलन की। वाह वाह, वारिस साहब हंस रहे हैं। वारिस साहब कह रहे हैं यही है, वारिस साहब आपको यही आंदोलन की भाषा लग रही है। दिखा देंगे, बता देंगे, सड़क पर उतर आएंगे, ये आम भाषा है। लोग अरे सरकार में गुस्सा है, दो वाक और बोलने दिल में दिमाग में दो वाक और बोलने जमीनें खा रही है। सुचरिता जी आगे भाटी जी आ रही है। सुचरिता जी गुस्सा आपके अंदर रहेगा ना कि मेरा घर कोई कैसा खा सकता है। गुस्सा तो बहुत लोगों में, ये आपका मतलब ये है गुस्सा हो तो सड़क पर उतरकर धमकी देना शुरू कर दो, फिर क्या बता देंगे, क्या दिखा देंगे। सर दिस इज नॉट डन। इस समय आप संविधान भूल जाते हैं, इस समय आप देश का कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं, अपने कन्वीनियंस से संविधान को उठा लेते हैं। कामयाब प्रोटेस्ट को किस तरह से बेकामयाबी का रंग देना ये आप कर रहे हो। कामयाब प्रोटेस्ट है पूरी तरह से, तो आपको मिल गया बस एक पॉइंट, धमकी दिया। अरे नहीं, धमकी वार्निंग ये तो सब बीजेपी का काम है ना। ये करेंगे तो देश में तो पाकिस्तान भेज देंगे, मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, एक धक्का और दो देश के गद्दारों को।
ये सब धमकी बोला जाता है सुचेता जी। ठीक है, ये धमकी है, अपना हक मांगना, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट करने को धमकी नहीं। नो सर, वारिस साहब, ये संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट जरूर हो सकता है, लेकिन धमकी धमकी होती है। मैं इस पर, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई भी, और मैं तो हैरान हूं आज भाटी जी भी आपके समर्थन में है कि धमकी नहीं है, आम भाषा है, ये आंदोलन की आम भाषा है सर। ऐसी आम भाषा हर कोई इस्तेमाल करेगा तो सब लोग सड़क पर उतरकर ऐसी तैसी करने की बात करने लगेंगे, फिर तो ये आम भाषा है सर, फिर तो धमकी से हमें किसी को डरना नहीं चाहिए। भाटी जी, मैं इस पर मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। कंप्लीट करिए भाटी जी, फिर मैं फैज साहब के पास जाऊंगी। कृपया केवल 30 सेकंड। हाँ, बोलिए फैज साहब, न टोकें। देखिए, हम पत्रकारिता का जब इतिहास पढ़ते हैं तो पत्रकार हमेशा जन आंदोलन के समर्थन में रहा है, और जो बड़े बड़े पत्रकार जो पत्रकारिता में आदर्श माने जाते हैं वे सब आंदोलनकारी थे, उन्होंने खुद आंदोलन किए। लेकिन आज ये भारत देश में स्थिति ये हो गई है कि पत्रकारिता, मीडिया हमेशा आंदोलन के खिलाफ खड़ा होता है। ये आम मुसलमान नहीं है। ये जब भी मीडिया ये कह रहा था, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ये आम किसान नहीं है, ये बिके हुए हैं, भाड़े के हैं, विदेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। ये पता नहीं क्या आज की पत्रकारिता को हो गया है। नहीं भाटी जी, बड़ा स्टैंडर्ड सा टेक है। डिबेट कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, पत्रकारिता पर आपका एक बार जरूर आएगा, ये अब सबको सब जान चुके हैं। तो सर, ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बदलिए। आप हर मुद्दे पर आप पत्रकार पर जरूर हमला करने लग जाते हैं, ये सही नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा, एक मिनट रुकिए, मैं डिबेट को डिरेल नहीं कर रही, जरूरी है बोलना, क्योंकि आज का पत्रकार ठीक है, आपको लग रहा है हम गलत बोल रहे हैं। मैं एक बार, फैज साहब आप आए उससे पहले हमने एक पूरा एक रिपोर्ट चलाई जिसमें सारे जो लोग वहां जुटे हुए थे उनसे हमने पूछा है। सुनिए ना भाटी साहब, हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों जुटे हैं आप वक्फ के लिए, तो किसी को वक्फ बिल नहीं पता है, किसी को ये नहीं पता प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किसी को ये भी नहीं पता है कि सरकार से आपत्तियां क्या है, लेकिन वो वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, ये आग लगाने वाली तरकीब है। ऐसे आप आ जाए जंतर मंतर पे और लोगों को भड़का रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस तरह की सुचरिता जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा, टेलीविजन चैनल लगातार देख रहा था, जैसे आप बता रही हैं। हाँ। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें बोलने से मना किया गया है, यानी कि जो लोग मंच पर चढ़कर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाह छीन ली जाएंगी, खानकाह छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, भड़का रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। नीचे जो ऑडियंस है उनको बोल के रखा गया है, तुम मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलोगे, ऐसा वहां खड़े हुए लोग कह रहे हैं, और उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है। भैया पोस्टर क्या है, वक्फ का क्या मतलब होता है नहीं पता, क्या सुधार आ रहा है नहीं पता। यही स्थिति जो शाहीन बाग में थी वही स्थिति अभी भी है। ये एक बात अभी शहजाद भाई जो कह रहे थे, वक्फ शब्द का उल्लेख है क्या कुरान शरीफ में? बिल्कुल नहीं है। अल्लाह की राह में खर्च करने की बात की गई है सूरह आले इमरान में और सूरह बकरा में, लेकिन वक्फ स्पेसिफाई ये शब्द कहीं नहीं आया है। ये बिल्कुल कुरान के हिसाब से भी बात है, संविधान के हिसाब से भी बात है कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत उमर को यही निर्देश दिया था कि अल्लाह की राह में खर्च करो, और वो सही तरीके से गरीब मिस्कीनों तक पहुंच रहा है कि नहीं इसका ख्याल रखो। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये इसी बात का ख्याल रखने के लिए है। और किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट किया है कि उन पर यह आरोप लगाया गया, शर्म की बात है कि तुम बुद्धिस्ट हो इसलिए वक्फ पर नहीं बोलो, लेकिन किरण रिजिजू जी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं एक बुद्धिस्ट होकर संसद में खड़े होकर मुसलमानों के हक की बात कर रहा हूं, और मुसलमानों तक ये हक पहुंचेगा, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा। कोई भी जो ये दलाली जो लोग कर रहे हैं वक्फ की, यानी कि किराया आना चाहिए 50,000 मेन रोड में दुकान है, दे रहे हैं 50 रुपए, अब इनके चंगुल से वक्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ये क्या यही कर रहा है क्या? यही कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? इन लोगों के पास कब्जे में सारी जमीनें हैं वक्फ की भूमि पर, ये खुद कब्जा बैठे हुए, इसलिए धमकी क्यों दे रहे हैं? ये मोहम्मद अदीब धमकी दे रहे हैं सीधा, क्या हश्र होगा देख लेंगे। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये धमकी है, मैं तो खुलकर कहती हूँ। और मीडिया अपनी सही भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल न तीर निकालो न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। ये गुंडे जैसे तत्व हैं जिनके सामने मीडिया डट कर खड़ा हुआ है। राशिद शरीफ साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए सिर्फ फैज खान नहीं है, कई और मौलानाओं ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कॉम्प्रोमाइज है, ये प्रदर्शन कॉम्प्रोमाइज है। तो उन्हें जवाब दीजिए, आम मुसलमान को जवाब दीजिए, बाकियों को तो बाद में जवाब देंगे आप।
नहीं मैडम, बिल्कुल जो आज हम ये जंतर मंतर पे बैठे हैं लोग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग बैठे हुए, AIMIM के लोग बैठे हुए हैं, कोई छोटे लोग नहीं हैं लोग। हाँ, जो देश के हैं सो बहुत ही इज्जतदार जमात उलमा, जो जमात उलमा है, और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी देख रहा हूँ मैं वहाँ पे जो बैठे हैं। मैडम, ये मुस्लिम, ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और ये इनके बंदों के लिए आगे अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को बुलाइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल को बुलाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट बुला के बात करिए उनसे, भाई ये खामियां हैं, ये खामियां हैं, इसको दूर करिए। ये बोर्ड बिल लाने की ये 370 क्या पब्लिक को मालूम है? ट्रिपल तलाक क्या पब्लिक को मालूम है? महाकुंभ के मेले में मुसलमानों को रोके क्या पब्लिक को मालूम है? होली से दूर रखे मुसलमानों को, वहाँ के बाजार लगाने नहीं दिए, वहाँ पे दुकान कारोबार लगाने नहीं, क्या वो दूर है? मैं इसके लिए लगाकर आया हूं, मेरा वीडियो है, इस वजह से ऐसा आप मुसलमानों को दूर कर रहे हैं, उनके कारोबार खराब कर, उनके कारोबार खराब कर रहे हैं, उनकी कमर पे मार रहे हैं। और सबसे विचार दिए गए सुचरिता जी, हम लोग डेलीगेशन लेकर गए थे, 6 महीना साल भर तक सुझाव दिए जा रहे हैं, ये कहते बैठ के बातचीत भी कर रहे हैं, अंदर ओवैसी को लोग धमकियां देते हैं, हम भी बैठे थे वहां पर, हमको धमकियां दी गई, हमको बोलने नहीं दिया गया, जानबूझकर वो लोग चिल्लाकर हमारे स्टेटमेंट को रोकते थे वहां। अगर उनके, अरे कामुल भाई मौलाना, सरकारी मुसलमान, सरकारी मौलाना है तुम नहीं, अरे क्या सरकारी मौलाना, यही करते रहो आप लोग, हड़पते रहो आप लोग, धमकियां देते रहो। कोई हक और ईमान की बात करे तो उसको सरकारी मौलाना बोल दो, हक और ईमान की बात करो, अब आपकी नहीं चलेगी, वो धंधा अब खत्म हो गया है। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की आज वक्त में। सरकारी मौलाना क्या होता है राशिद साहब? व्हाट इज सरकारी मौलाना? मुझे एक चीज लग रही है शहजाद जी, ये आप लोगों के लिए इस बिल को लाना बहुत आसान नहीं होगा। वो अवधेश प्रसाद को देख रहे हैं, वो भी पहुंचे थे वहां पर, समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है, इमरान मसूद पहुंचे थे, कांग्रेस समर्थन दे रही है, तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है इस बिल को लाना। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी इन्होंने बोला है हमारे भाई के बारे में, इनको चाहिए, आप बीच में भाई, आप पैनलिस्ट है, बॉम्ब है, पेजर है, फट क्यों रहे हैं? सुन लीजिए, देखिए, कोई वफादारी दिखाए तो सरकारी बन जाता है, और रजाकारियों की तरह बात करे तो वो तो ठीक हो जाता है। अब मैं देखिए बहुत निराश हूँ राजकुमार भाटी जी से। भाटी जी उनके नेता और इनके जो सहयोगी है, संविधान लेकर घूमते हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने तो महात्मा गांधी के आंदोलन को भी बोला ग्रामर ऑफ अनार्की, हालांकि महात्मा गांधी के आंदोलन में एक अंश भी हिंसा नहीं थी। अब क्या बोल रहे हैं भाटी जी कि सड़कों पर उतरना और शाहीन बाग पूरे देश को बता देना, जो शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया था, वो करना संवैधानिक अधिकार है, पर पार्लियामेंट जो कानून पास करे वो अधिकार नहीं है। जबकि चर्चा हो चुकी है, जेपीसी में गया है, जेपीसी में भी लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा हो चुकी है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जो लोग वो फिरौती और धमकी वाला ही बिजनेस हो तो उनके लिए तो हश्र तुम्हें दिखा देंगे, ये बहुत आम सी भाषा है। कोई बोल रहा है कि ये तो जो है ये एकदम नॉर्मल आम भाषा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जन आंदोलन के साथ अगर खड़े होना है तो भाटी जी बताइए ना, तो राम जी के लिए जो रथ यात्रा निकली थी वो भी तो जन आंदोलन था, उस पर तो आपने गोलियां चलाई और उसका तो गर्व मनाया आपने। और यहां पर कहा जा रहा है सीधे सीधे हश्र दिखा देंगे तुमको, तो भाटी जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही जन आंदोलन वाली भावना है, लोकतांत्रिक भावना है, यही दृष्टि का दोष है। अगर तिलक लगाकर कोई सड़कों पर उतरे अपने अधिकारों के लिए तो गोली चला देनी है, और अगर वही चीज कोई धमकी के लहजे में बोले पर क्योंकि टोपी डाली हुई है तो वोट बैंक के नाम पर उसका भी संरक्षण करना है। और भाटी जी आखिरी बात, आपने तो कहा कि इन अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस वाले हैं, अरे ऑडियंस वाले केवल अनइन्फॉर्म नहीं है, सुनिए, ये है महुआ मोइत्रा। पॉइंट में, हर पॉइंट में मुसलमान जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से। ये राजकुमार भाटी जी, 200 करोड़ मुसलमान कहाँ आ गए? जरा ये पहले हमको बता दीजिए आप, ये 200 करोड़ मुसलमान कहाँ हैं? हमारे देश की आबादी 150 करोड़ नहीं है, ये 200 करोड़ मुसलमान कहाँ से आपने? किसी और पार्टी का एक कोई नेता साथ में है, दे आर ऑल टुगेदर। उसके बयान पर भाटी जी अब देख लीजिए, देखिए मैं सिर्फ कह रही हूँ, शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वो थोड़ी देर में वो घड़ी दिखा रहे हैं अपनी, क्योंकि उनके तारीख का समय हो रहा होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, शरीफ साहब मैं आऊंगा आपके पास, जाने से पहले थोड़ा 5 मिनट दे दीजिएगा। भाटी जब आप जवाब दे दीजिए इनका, क्योंकि आपके नेता आज पहुंचे हुए थे मंच पर, अवधेश जी वहां पर गौचे हैं, गर्जे हैं, साथ दिया है, आप विरोध में है वक्फ बिल के, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हम शुरू के दिन से हम ये कह रहे हैं, हम कोई छिपके थोड़ी विरोध में हैं, हम खुल के विरोध में हैं। सरकार की नीयत खराब है, सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी पे को हड़पना चाहती है, सरकार अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम करती है।
धमकाने का काम करती है। जगह जगह देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। शहजाद भाई पता नहीं कुछ कंफ्यूज से मुझे दिखाई दे रहे हैं आज। कभी कहीं की बात उठा लेते हैं, कभी महुआ मोत्रा की, कभी इधर की उधर की। पॉइंट पे बात करिए ना। अभी आप कान गिनवा रहे थे, मुंह एक होता है, कान दो होते हैं। थोड़ी देर में आप कहने लगे कान 1 कान 2। आजकल आप ये बहुत गिनती गिनवा देते हैं। तो ये इस तरह की बात है नहीं, पॉइंट पे बात करिए। पॉइंट सीधा ये है कि जिस समाज से संबंधित ये बिल है उस समाज को आपकी सरकार की नीयत पे संदेह है, इसलिए आप इस बिल को डिले करिए। लोकतंत्र फैज साहब क्या उस समाज के नहीं? मैं शहजाद जी और फैज जी को आप लोग सरकारी मान लेते हैं। नहीं, अब भाटी जी भी बताएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन समाज में नहीं है या है। ठीक है, वो अथॉरिटी बन चुके हैं और अपने आप को शायद वो सबसे ऊपर मानते। पर भाटी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने बोला कि वक्फ की जमीन को लूटा जा रहा है। एक मियां है अनवर मनीपड़ी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि 2 लाख करोड़ की चोरी हुई है वक्फ की प्रॉपर्टी में। उनको बनाया किसने था? कई रिपोर्ट्स हैं शहजाद। कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने ही बनाया था। कर्नाटका के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ही उसमें शामिल थे, जिसमें खड़गे जी से लेकर बाकी लोगों का नाम था। अब राजकुमार भाटी जी बताइए कि अनवर मनीपड़ी झूठ बोल रहे थे? कौन लूट रहा था और कौन लूटना चाहता है? ओवैसी मियां की कितनी जमीन है वक्त पर, कितने कब्जे? बता दीजिए। मैं आ रही हूं, एक बार मैं जरा पहले राशिद साहब के चली जाऊं, उनके जाने का समय हो रहा है। सर मैं आ रही हूं आपके पास। मैं शरीफ साहब आपसे पूछ रही हूं, जो ये बात इन्होंने कही, फैज साहब बैठे हुए हैं, शहजाद जी बैठे हुए हैं, ये मुसलमान है लेकिन क्योंकि ये समर्थन में है तो ये सरकारी मुसलमान हो गए, ये वो मुसलमान हो गए जिन्हें आप मुसलमान ही नहीं मानेंगे। शरीफ साहब, ये जो एक डिस्टिंक्शन है ना कि जो वक्फ बिल के विरोध में बोले वो मुसलमान, जो समर्थन में बोले वो मुसलमान ही नहीं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। वक्फ बिल के बारे में हर कोई सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये बिल आना नहीं चाहिए। आप देखिए आज अभी शहजाद जी बैठे हुए हैं। शहजाद जी, मैं आपसे पूछता हूँ, शहजाद जी, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को उठाना चाहिए, बुलडोजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 21 लाख का इनाम है अगर बुलडोजर लगाए तो। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ। 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ। कितने सालों पहले जवाब दे दूं? 2 मिनट बाद उसी पर बात कर रही हूँ, लेकिन पहले ये बताइए ना। बताइए आप पहले। ये मुसलमान नहीं है, पहले मुसलमान नहीं है। शहजाद जी से पहले पूछिए। ये बिल्कुल नहीं। इस तरीके की अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर जो बात हो रही तो वो बिल्कुल सरकारी मुसलमान है। मुसलमान तो है। औरंगजेब पर आपका मुसलमान मीटर औरंगजेब पर चेक होगा। आप मुसलमान है कि नहीं, औरंगजेब पर चेक होगा। कैसी बात कर पॉलिसी है? अरे मैडम, मुसलमान होता है कलमा पढ़ने और नहीं पढ़ने से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहते हैं। बीजेपी को वोट दिया तो मुसलमान नहीं है, संघ की शाखा में गया तो मुसलमान नहीं है। अरे कलमे का महत्व समझते हो? ना समझ बेवकूफ इंसान। कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता है और नहीं पढ़ने से नहीं होता है। बीजेपी और संघ से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब का सपोर्ट करने नहीं करने से मुसलमान होने का कोई लेना देना नहीं। और मैं कहता हूं जो औरंगजेब का सपोर्ट करे वो मुसलमान नहीं, क्योंकि इस्लाम कहता है ला इखराफिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। और औरंगजेब ने तमाम जोर जबरदस्ती की है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं औरंगजेब औरंगजेब मंदिरों को पैसा दिए। अरे गौरी शंकर मंदिर 800 साल पहले बना है, 350 साल पहले तो औरंगजेब कहते हैं गौरी शंकर मंदिर औरंगजेब ने बनाया है। कौन सी मंदिर को पैसा दिया है? झूठा इतिहास, लेफ्ट का इतिहास उठा कर लाते हो, कैम्ब्रिज स्कूल का इतिहास उठा कर लाते हो, अनिल सिलगैराधर को लेकर आते हो। एक बार फैज साहब, शहजाद जी, भाटी जी, राशिद साहब, ये पूरा मुद्दा आज ये हो रहा है कि वक्फ पर जो समर्थन हो रहा है वो सही है, लेकिन औरंगजेब पर जो बयान आ रहे हैं उस पर तालिबानी कह दिया गया कि जो समर्थन करेंगे वहां औरंगजेब की कब्र हटाने का वो तो तालिबानी हो गए। मैं इस पर भी जरा चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं। या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। मैं समझता हूँ औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। जहाँ तक औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करने का ताल्लुक है, सरकारें आप कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां वक्फ
वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक प्रदर्शन चल रहा है। औरंगजेब की कब्र इस देश से हटे, इसे लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज पूरे महाराष्ट्र भर में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हैरानी तब हुई जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सामना में लिखा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो हिंदू तालिबान का प्रतीक है। यानी इस देश में हिंदू को तालिबानी कहना कितना आसान हो गया है। हिंदू क्या तालिबानी हो गया है? अब इसे लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने कह दिया कि अगर कब्र नहीं हटी तो कार सेवा होगी, बाबरी वाली कार सेवा होगी। वही संजय राउत कह रहे हैं कि सारे हिंदू तालिबानी हो गए। अब मैं इसको जरा आगे बढ़ा रही क्योंकि जो बात सामना में लिखी गई वो अपने आप में आक्रोश भरने वाली है। अभी राशिद साहब ने बोला, सीधे शहजाद से पूछा, शहजाद जी से यहां पूछा कि क्या वो समर्थन करते हैं। मैं एक बार जरा पूछना चाहती हूं, औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये भी खबर आ रही है। अब देखिए जो जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है इस खबर को लेकर, औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वीएचपी की चेतावनी के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई। अब बिना पहचान पत्र के यहां जाने किसी की इजाजत, किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि क्या देश के मुसलमान औरंगजेब को लेकर बटे हुए हैं क्या, या फिर ये कुछ सियासतदान है जो औरंगजेब को लेकर इतना हंगामा कर रहे हैं? राशिद साहब ने आपसे सीधा सवाल पूछा था, शहजाद जी पहले उससे शुरुआत कर रही हूं, बता दीजिए। देखिए, मैं तो वो कह रहे थे कि सरकारी मुसलमान, हाँ सरकारी मुसलमान हम हैं ना, हम व्यापारी है कि लैंड ग्रैबर्स का समर्थन करें, ना हम जिहादी है कि औरंगजेब जैसे लोगों का समर्थन करें। और मैं तो कहता हूं कि केवल कब्र क्या, औरंगजेब के हर निशान और चिन्ह को, हर विचार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर बना रहे थे, ये जरा मौलाना साहब को पूछिए, ये जगदीश का मंदिर, देवी मंदिर, चिंतामन मंदिर, मथुरा में गोविंद देव का मंदिर, चित्तौड़ के मंदिर, नासिक में त्रिंबक के अंदर त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी के मंदिर, और ये तो खुद उनके ही डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने किस प्रकार से मंदिर तोड़ा और किस कारण से तोड़ा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं कि केवल यहां नहीं रुके। अब मैं राशिद जी से पूछना चाहता हूं एक ही सवाल। आपके पास दो विकल्प है, एक बेटा वो हो सकता है जो दूसरा भाई अगर कहीं चला जाता है तो उसकी खड़ाऊ को रखकर वो उसके पूरे चीज़ों को संभालता है, और दूसरा भाई ये होता है, दूसरे सेट ऑफ ब्रदर्स ये होते हैं कि एक भाई का गला काटकर वो प्रस्तुत करता है अपने बाप को, जिसको जेल में डालता है, और केवल बाप नहीं अपने बेटे को भी जेल में डालता है। कौन सा उदाहरण आपको बेहतर लगता है? मैंने नाम नहीं लिया, आप मुझे बताइए कि आपको वो उदाहरण अच्छा लगता है जहां पर भाइयों में इतना प्रेम हो कि पादुका रखकर वो जो है किसी का बिजनेस या वो सरकार चलाते हैं, या वो अच्छा लगता है कि सर काट कर वो कलम करते हैं और पिता को सौंप देते? कौन सा भाई अच्छा लगता है बताइए, पहले ये बताइए सिर्फ। शहजाद जी अरे पहले बताइए विकल्प 1 या विकल्प 2। उससे पहले अंग्रेजा थे। अरे सुनो यार, पहले ये तो बताओ कि कौन से आप अपने घर में कौन सी संस्कृति चाहते हैं? 1947 से लेकर सब गलत। नहीं भाई, मैं जानता आप चाहते हैं आपका बेटा आपको जेल में डालकर अपने भाई का गला काटकर मालूम ही नहीं औरंगजेब क्या करे। अरे कौन कब की बात कर रहे हैं बाबा? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरे उसी जमाने की, उससे पहले की राम जी की कहानी है कि राम और भरत में किस प्रकार का प्रेम था, किस प्रकार का सद्भाव था एक दूसरे के प्रति। ये तो उससे पहले की कहानी है। कौन सुनना चाह रहा है वो सब? कौन से मुसलमान को इंटरेस्ट है इसमें? कौन से मुसलमान को इंटरेस्ट है इसमें? कौन सा औरंगजेब की खबर यहाँ पे उनके बाप दादा परदादा कौन से है अब यहाँ पे? अभी आपने बोला कि रहमतुल्लाह औरंगजेब की कब्र को नष्ट करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। आप बताइए, आप साथ में खिलाफ अभी आपने स्टार्ट किया लास्ट डिबेट में 21 लाख रुपए का इनाम रखे जो बुलडोजर चलाएंगे। ये है तुम्हारी सोच। अच्छा चलिए, मैं दोनों भाटी जी ठीक है, पूछिए। राशिद जी थोड़ा काम डाउन। राशिद जी 10 सेकंड, फिर बाकी लोग आए। राशिद जी, AR रहमान पसंद है आपको? उसका गाना पसंद है? AR रहमान ठीक काम कर रहा है, गाना पसंद है? AR रहमान पसंद है ना, गाना ठीक कर रहा है ना? कौन है ये AR रहमान? मैं नहीं जानता हूँ। AR रहमान को नहीं जानते आप? नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मोहम्मद रफी को जानते हैं? शहजाद भाई, मैं मोहम्मद रफी को जानते हैं? किसी को नहीं जानता हूँ साहब। किसी को नहीं जानते? किसी को नहीं जानता हूँ। तो आप कहाँ, मतलब अच्छा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जानते हैं? वो भी नहीं जानते? मोदी जी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जानते हैं? नहीं सर, आप मैं मोदी जी। अरे उससे हमारा क्या लेन देन बाबा? हमारा लेन देन मोदी जी से। चलिए मोदी जी की बात करिए। बिस्मिल्लाह खान को नहीं जानते, AR रहमान को नहीं जानते। क्यों है फैज साहब? मैं आपसे पूछूं, ये क्यों है ऐसा? मैं किसी भाटी जी और फैज साहब को दीजिए। देखिए, बात ये है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि भारत के मुसलमानों के पूर्वज यहीं के सनातनी हैं। ये लोग मुगलों में और मंगोलों में जब अपना पूर्वज खोजते हैं ना, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दिखाई देते हैं। लेकिन आज भी भारतीय मुसलमानों के सरनेम भट्ट,
भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल, राठौर, पूनावाला, ये सब कहां के हैं? एक भी अरब से नहीं आया है, सब भारत के हैं। गांधी होता है भारत के मुसलमानों का सरनेम, क्योंकि गंद बेचने वाले हैं। ये सब भारत के हैं, ये सऊदी अरब से, ईरान से, फारस से, तुरान से नहीं है। जब जब आप अपनी जड़ों को भारत में नहीं खोजोगे, सऊदी में जाकर खोजने लगोगे, उज्बेकिस्तान में जाकर खोजने लगोगे, तो औरंगजेब आपको अपना बाप लगने लगेगा, उसे रहमतुल्लाह अलैह कहोगे। नहीं, हमारे आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, बाबर जहीरुद्दीन नहीं है, ख्वाजा निजामुद्दीन है, ये औरंगजेब नहीं है। सूफी सरमद हैं जिनका कत्ल औरंगजेब ने किया था, औरंगजेब नहीं है। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और आज सामना में जो लेख आया, मैं सुचरिता जी कहना चाहूंगा, सामना में लेख लिखने वाले ने यह कहा कि औरंगजेब की मजार को नहीं तोड़ना चाहिए, वो शिवाजी के शौर्य का प्रतीक है। अब शिवाजी के शौर्य के लिए औरंगजेब की मजार की जरूरत पड़ेगी? शिवाजी का शौर्य कल्याण का किला है जो 16 साल की उम्र में उन्होंने जीता, रायगढ़ का किला है जहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी की उपाधि ली। ये शिवाजी के गौरव का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है ना औरंगजेब की कब्र। नहीं, मैं तो एक यही सीधा सवाल भाटी जी से पूछूंगी। भाटी जी, जो बात उन्होंने औरंगजेब पर कही, औरंगजेब को लेकर इस देश में इतना विवाद बढ़ा है, इस पर कई बार पहले भी हमने डिबेट्स करी, लेकिन आज जो बात कही जा रही है कि जो लोग इसे हटाने की बात कर रहे हैं वो हिंदू तालिबानी है। और वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की वो का जो मकबरा है, क्या वो इसलिए जरूरी है कि शिवाजी का शौर्य इससे जाना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को केवल एक बात समझनी चाहिए कि जिसने भी विध्वंस की और तोड़फोड़ की राजनीति या की है, वो हमेशा खलनायक के तौर पर जाने गए इतिहास में। जिन्होंने निर्माण की और मोहब्बत की राजनीति की है, वही हीरो की तरह जाने गए, नायक की तरह जाने गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विध्वंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसे तोड़ देंगे, उसे तोड़ देंगे, इसे उखाड़ देंगे, यहाँ खुदाई करेंगे, कुदाल लिए ही खड़े रहते हैं। अरे निर्माण करो भैया, निर्माण के लिए आज जनता ने आपको समर्थन दिया है। लोगों के बीच में मोहब्बत बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। ये जो आप रोज़ाना नफरत फैलाते हो, रोज़ाना आप लोगों को आपस में लड़ाने की तरकीबें लेके आते हो, इससे देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। देश का कोई भला होने वाला नहीं है। शिक्षा पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो, सड़कों पे ध्यान दो, बिजली पानी पे ध्यान दो, इससे देश का भला होगा। किसी की कब्र उखाड़ने से, किसी की मस्जिद तोड़ने से या किसी के को धमकी देने से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये छोटी सी बात समझ लेनी। मैं एक सवाल पूछूं, उसके बाद शहजाद जी आप रिएक्ट करिएगा। भाटी जी ने जो बात बोली है, मतलब वक्फ पर धरना प्रदर्शन हो, उनकी बोली तो आपको कभी धमकी नहीं लगती है? भाटी जी, आपने अभी बोल भी दिया कि जो वो कह भी रहे अदीब साहब, वो धमकी नहीं है, वो तो आंदोलन का अधिकार है। लेकिन यहां पर अगर कोई मकबरे को हटाने की बात कर रही तो वो धमकी भी है और वो जहर घोलने वाली राजनीति भी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है भाटी जी? ये नहीं है डबल स्टैंडर्ड? तो आप थोड़ा सा गंभीरता से, नहीं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे तो आपको खुद अंतर समझ आ जाएगा। एक बचाने की बात कर रहा है, एक हटाने की बात कर रहा है। जो बचाने की बात कर रहा है वो सकारात्मक है, वो रचनात्मक है। जो हटाने की, तोड़ने की बात कर रहा है वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव है। और आंदोलन का अधिकार हमारा संविधान ही देता है। सर, जो बचाने की बात कर रहा है ना, वो दूसरे की घेर कर अपनी बचाने की बात कर रहा है, वो भी तो समझिए। अपनी बचानी अपना नहीं है, वो उस पर आपने कब्जा करके रखा है, उसे आपको बचाना है। शहजाद जी, isn't the difference apparent? मुझे नहीं पता कि ये तो भाटी जी बता रहे हैं कि जो एकता को बनाने की और बचाने की बात कर रहे हैं तो वो सही है, और जो एकता को खंड खंड, कभी भाषा में, कभी रीजन में और कभी कास्ट में करना चाह रहे हैं तो वो खंड खंड कर रहे हैं। तो आज अभी स्वीकारा उन्होंने। परंतु मैं दूसरे सवाल पे आना चाहता हूं। ये अबू आजमी जो महाराष्ट्र के इनके सबसे बड़े नेता है, जब औरंगजेब के बारे में बोलते हैं कि क्रूर नहीं था, ये महान व्यक्ति था, इसने मंदिर बनाए, तो क्या ये एजुकेशन और मैथ्स की बात है? और दूसरी बात, जर्मनी में अगर कोई भी व्यक्ति हिटलर का महिमा मंडन करे तो क्या उसको नफरती बोला जाएगा या प्रेम वाला बोला जाएगा? इन्हीं की लॉबी बोलेगी नफरती है। ये हिटलर का इक्विवेलेंट है औरंगजेब। जिस प्रकार से उसने हिंदुओं को मारा, जिजिया उनसे लिया, उनको कन्वर्ट करने के लिए तलवार की नोक पर धमकाया, मंदिर तोड़े, तो ये मॉडर्न उस समय का हिटलर है। तो मुझे बताइए कि ऐसे हिटलर का महिमा मंडन करना ये नफरती है या ये प्यार का संदेश है? राजकुमार भाटी जी, अपने ही स्थापित पैमानों के हिसाब से बताइए सर, 10 सेकंड में। अरे शहजाद भाई, आपको मेरी सलाह है कि हिटलर की बुराई मत करो। आरएसएस के आदर्श हैं वो हिटलर। अरे साहब, ऐसा है थे हेडगेवार जी,
ऐसा है राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, बुराई मत करो वरना राजकुमार भाटी जी, मुझे किसकी अच्छाई बुराई करनी है छोड़ दो। अपने तो यहाँ पर आपके यहाँ प्रथा है, टीपू राम रखा है आपने, आप टीपू नाम रखना छोड़ दो। टीपू, तैमूर, औरंगजेब ऐसे नाम रखना छोड़ दो। कम से कम अपने घर में ये सलाह पालो कि ऐसे क्रूर आक्रांताओं के नाम पर अपने नेताओं का नाम मत रखो। अपने नेताओं का नाम ऐसे क्रूर आक्रांताओं के नाम पे मत रखो। टीपू ना तो क्रूर था ना आक्रांता था, इतिहास पढ़ो थोड़ा बहुत। नहीं साहब, मैं बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाह रही हूँ भाटी जी, मैं बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाह रही हूँ कि अगर इस देश में औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कोई कहता है तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो आंदोलन नहीं कर रहा है, वो धमकी दे रहा है। क्योंकि औरंगजेब कुछ लोगों के आदर्श हैं, क्यों है मैं नहीं जानती हूं, इसके बारे में हमारा देश सोचे, हमारे दर्शक सोचे। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।